नमस्कार। आज हम 16 जनवरी 2026 के कुछ सबसे ज़रूरी करंट अफेयर्स की गहराई में उतरेंगे और हमारे पास कुछ ऐसी सुर्खियां हैं जो सिर्फ खबरें नहीं हैं, बल्कि भारत के बदलते हुए माइंडसेट की कहानी कहती हैं। बिल्कुल। आज हमारा मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि क्यों हुआ और अब प्रतियोगी परीक्षाओं के नजरिए से इसका मतलब क्या है। हम कह सकते हैं कि डॉट्स को कनेक्ट करेंगे, एक स्टार्टअप पॉलिसी से लेकर पराली से बनी सड़क तक और अंतरिक्ष में हुए एक रेस्क्यू मिशन तक। तो चलिए शुरू करते हैं भारत की सबसे बड़ी ताकत से, उसके एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट से। 16 जनवरी को 10वां राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया और ये स्टार्टअप इंडिया पहल की 10वीं सालगिरह भी है। थीम है डेकेड ऑफ इम्पैक्ट, द नेक्स्ट डेकेड। ये सुनने में तो बड़ा एम्बिशियस लगता है। और ये सिर्फ एम्बिशन नहीं है, इसके पीछे ठोस आंकड़े हैं। इन 10 सालों में भारत, अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। तीसरा सबसे बड़ा। जी। और डीपीआईआईटी यानी उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग से जो मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स हैं, उनकी संख्या 2 लाख को पार कर गई है। 2 लाख, ये तो एक बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन इन नंबर्स के पीछे की कहानी क्या है? क्या ये क्रांति सिर्फ बैंगलोर, दिल्ली जैसे बड़े शहरों तक ही सीमित है? यही तो सबसे दिलचस्प बात है। 10 साल पहले शायद हाँ, लेकिन आज नहीं। ये क्रांति अब टियर 2 और 3 शहरों में पहुंच चुकी है। अब देखिए, सस्ता डेटा, यूपीआई का रेवोल्यूशन और लोकल समस्याओं को सुलझाने का जज्बा, हाँ। इन सब ने मिलकर छोटे शहरों के युवाओं को भी पावर दे दी है। तो ये सिर्फ जॉब क्रिएशन नहीं है, ये भारत की इकोनॉमिक ज्योग्राफी को बदल रहा है, जो एक दशक पहले अकल्पनीय था। मतलब भारत अंदर से मजबूत हो रहा है। और इसका असर शायद दुनिया में हमारे कद पर भी दिख रहा है। मुझे लगता है 2026 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि का चुनाव भी इसी तरफ इशारा करता है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। इस बार किसी एक देश के राष्ट्राध्यक्ष को नहीं, बल्कि पूरे यूरोपीय संघ मतलब ईयू के टॉप लीडर्स, उर्सुला वॉन डर लेयन और एंटोनियो कोस्टा, जी, उन्हें बुलाया गया है। और ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के लिए एक बहुत ही स्मार्ट और स्ट्रैटेजिक मूव है। अच्छा, स्ट्रैटेजिक कैसे? देखिए, ये दिखाता है कि भारत अब किसी एक पावर ब्लॉक के साथ नहीं, बल्कि सभी के साथ बराबर के रिश्ते रखना चाहता है। बिल्कुल। ये भारत की मल्टी अलाइनमेंट की विदेश नीति का एक बड़ा स्टेटमेंट है। इंटरनेशनल रिलेशंस में ये एक केस स्टडी की तरह है कि कैसे एक उभरती हुई शक्ति अपने हितों को साधते हुए अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखती है। और भारत ईयू ट्रेड और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप के लिहाज से तो ये एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों पर आते हैं, क्योंकि सही लीडरशिप के बिना कोई भी पॉलिसी सफल नहीं हो सकती। ऐसा लग रहा है कि कई प्रमुख पदों पर नए चेहरे आए हैं। हाँ, और ये सभी नियुक्तियां भारत की गवर्नेंस के अलग अलग पिलर्स को दर्शाती हैं। न्यायमूर्ति सूर्यकांत भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश मतलब सीजेआई बन गए हैं। ओके। पॉलिटी के लिहाज से ये एक सीधा सवाल है, लेकिन इसके साथ ही सीजेआई की नियुक्ति की जो कॉलेजियम प्रणाली है और जजों की नियुक्ति को लेकर कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच का जो तनाव है, ये मेंस के लिए एक एवरग्रीन टॉपिक है। और सुरक्षा के मोर्चे पर भी 2 बड़ी नियुक्तियां हुई हैं, एनएसजी और एनआईए में। इन दोनों एजेंसीज में क्या फर्क है? अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये एक अच्छा सवाल है। बी श्रीनिवासन एनएसजी के नए डीजी बने हैं और राकेश अग्रवाल एनआईए के। इसे ऐसे समझिए, एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एक एलीट काउंटर टेररिज्म फोर्स है। अच्छा। ये 26/11 जैसे हमलों को रोकने और हाई रिस्क सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए है। वहीं एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक जांच एजेंसी है। मतलब ये जांच करती है। हाँ, इसका काम आतंकी हमलों की साजिश की तह तक जाना और सबूत इकट्ठा करके केस बनाना है। जी। तो एक सर्जिकल स्ट्राइक टीम है तो दूसरी डिटेक्टिव एजेंसी। आंतरिक सुरक्षा के लिए दोनों ही बेहद जरूरी हैं। अंडरस्टूड। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था की, जिसकी कमान भी अब नए हाथों में है। जी, संजय मल्होत्रा आरबीआई के 26वें गवर्नर बने हैं और ये पद सिर्फ नोट छापने तक सीमित नहीं है। देश में महंगाई को काबू में रखना, बैंकों के कामकाज पर नजर रखना और रुपए की कीमत को स्थिर रखना। बिल्कुल, ये सब आरबीआई गवर्नर की जिम्मेदारी है। इनकी हर एक पॉलिसी अनाउंसमेंट का असर हमारी जेब पर पड़ता है। और एक और नियुक्ति जो सीधे तौर पर देश के युवाओं से जुड़ी है, वो है एनएसडीसी के सीईओ की। अरुण कुमार पिल्लई। एनएसडीसी यानी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन स्किल इंडिया मिशन को जमीन पर उतारने का काम यही संस्था करती है। देखिए, भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है,
लेकिन अगर उनके पास सही स्किल्स न हो तो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड एक डेमोग्राफिक डिजास्टर भी बन सकता है। ये तो है। इसलिए ये पद बहुत क्रूशल है। ये तो हुई लीडरशिप की बात। अब चलते हैं इनोवेशन की दुनिया में। और यहाँ एक ऐसी खबर है जो सच में कमाल की है। बायो बिटुमिन। भारत पराली से सड़क बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये कई समस्याओं का एक समाधान है। हर साल पंजाब हरियाणा में पराली जलाने से दिल्ली एनसीआर गैस चैम्बर बन जाता है। किसानों पर जुर्माना लगता है और प्रदूषण से लाखों लोग बीमार पड़ते हैं। बायोबिटामिन इसी पराली को, इसी एग्रीकल्चरल वेस्ट को सड़क बनाने वाले तारकोल में बदल देता है। सुनने में तो ये एक परफेक्ट सोल्यूशन लगता है, लेकिन क्या इसे बड़े पैमाने पर लागू करने में कोई चुनौती नहीं है? मतलब क्या इसकी लागत पारंपरिक बिटुमिन से मुकाबला कर पाएगी ताकि ठेकेदार इसे अपनाएं? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये एक हेल्दी स्केप्टिसिज्म है। शुरुआती तौर पर इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट पारंपरिक बिटुमिन से थोड़ी ज्यादा हो सकती है और पराली को इकट्ठा करके प्लांट तक पहुंचाने का लॉजिस्टिक्स भी एक चुनौती है। तो फिर फायदा क्या है? अगर हम इसका लॉन्ग टर्म फायदा देखें, प्रदूषण में 70% तक की कमी, किसानों को पराली की अतिरिक्त आय और कार्बन क्रेडिट्स, तो ये ज्यादा फायदेमंद सौदा है। नागपुर में NH44 पर इसका सफल प्रयोग हो भी चुका है। जो श्रोता मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो इस बायोब्यूटिमन वाले उदाहरण को कहीं नोट कर लें। सर्कुलर इकोनॉमी या वेस्ट टू वेल्थ पर कोई भी सवाल आए, ये एक परफेक्ट केस स्टडी है। तो हम कचरे से धन बना रहे हैं और सोचने का तरीका भी बदल रहे हैं। इसी बदले हुए तरीके का एक और उदाहरण है रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स, यानी RNI। हाँ, और ये बहुत फैसिनेटिंग है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन ने JNU और IIM मुंबई के साथ मिलकर ये इंडेक्स बनाया है। अब तक हम देशों को उनकी GDP मतलब उनकी कमाई के आधार पर आंकते आए हैं। ये इंडेक्स 154 देशों को उनकी जिम्मेदारी के आधार पर परखेगा। जिम्मेदारी मतलब नैतिकता, अपने नागरिकों का कल्याण और पर्यावरण के प्रति उनकी कमिटमेंट कैसी है। ये एक बहुत ही रैडिकल विचार है, लेकिन क्या दुनिया के बड़े देश जैसे अमेरिका या चीन अपनी GDP रैंकिंग छोड़कर इस नैतिक रैंकिंग की परवाह करेंगे? कहीं ये सिर्फ एक एकेडमिक एक्सरसाइज बनकर तो नहीं रह जाएगा? सवाल जायज है। हो सकता है शुरुआत में वो इसे ज्यादा गंभीरता से ना लें, लेकिन ये कॉन्वर्सेशन स्टार्टर है। ये इस विचार को चुनौती देता है कि सिर्फ आर्थिक तरक्की ही सफलता का पैमाना है। क्लाइमेट चेंज और बढ़ती असमानता के दौर में ये इंडेक्स एक अल्टरनेटिव वर्ल्ड व्यू पेश करता है। ये दिखाता है कि विकास का मतलब सिर्फ ऊंची इमारतें बनाना नहीं, बल्कि एक बेहतर समाज बनाना भी है। और विकास की बात करें तो अंतरिक्ष में भी एक बड़ी कामयाबी मिली है। नासा ने पहली बार सफलतापूर्वक स्पेस मेडिकल इवैक्यूएशन किया है। जी हाँ, क्रू 11 मिशन के एक बीमार अंतरिक्ष यात्री को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS से सुरक्षित वापस लाया गया। अब तक एक बहुत बड़ा डर था कि अगर कोई अंतरिक्ष में गंभीर रूप से बीमार हो जाए तो क्या होगा। तो ये पहली बार हुआ है? जी हाँ, पहला सफल अभियान। ये भविष्य के लंबे मिशनों जैसे मंगल मिशन के लिए दरवाजे खोलता है। ये अंतरिक्ष यात्रियों को एक साइकोलॉजिकल सेफ्टी देती है कि अगर कुछ गलत हुआ तो उन्हें वापस लाने का एक सिस्टम मौजूद है। ये स्पेस टेक्नोलॉजी में एक मील का पत्थर है। तो अंतरिक्ष में एक इंसान की जान बचाने की ये तकनीक भविष्य की बात लगती है, लेकिन धरती पर भी हमारी सेनाएं भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयारी कर रही हैं। पुणे में हुआ साझा शक्ति अभ्यास इसी का एक उदाहरण है। ये मिलिट्री सिविल फ्यूजन अभ्यास क्या है? इसका सीधा सा मतलब है सेना और नागरिक एजेंसियों का एक साथ मिलकर काम करना। 8-9 जनवरी को पुणे में जो अभ्यास हुआ उसमें भारतीय सेना के साथ महाराष्ट्र पुलिस, फोर्स 1 कमांडो, दमकल विभाग जैसी 16 नागरिक एजेंसियां शामिल हुईं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कल को भगवान न करे किसी शहर में भूकंप आ जाए या कोई आतंकी हमला हो, तो इस अभ्यास की वजह से सेना, पुलिस और डॉक्टरों की टीम के बीच कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन इंचार्ज है और किसे क्या करना है। एग्जैक्टली। आपने इसे बहुत अच्छे से सरल कर दिया। अक्सर ऐसी घटनाओं में अलग अलग एजेंसियों के बीच तालमेल की कमी से कीमती जानें चली जाती हैं। ये अभ्यास उसी कमी को दूर करने के लिए एक मॉक ड्रिल है और इसी तैयारी के जज्बे के साथ 15 जनवरी को 78वां सेना दिवस मनाया गया, जिसकी परेड इस बार जयपुर में हुई। हाँ, ये भी एक नया ट्रेंड है कि राष्ट्रीय आयोजन अब दिल्ली से बाहर हो रहे हैं ताकि पूरे देश में लोगों का जुड़ाव बढ़ सके। बिल्कुल। और ये बदलाव सिर्फ केंद्र में नहीं, राज्यों में भी दिख रहा है। राज्य भी अब गवर्नेंस के नए नए मॉडल लेकर आ रहे हैं। जैसे नीति आयोग ने मिजोरम को भारत की अदरक राजधानी घोषित कर दिया है। ये सिर्फ एक खिताब नहीं है, ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जैसी योजनाओं का सफल उदाहरण है।
मिजोरम का अदरक अपनी क्वालिटी के लिए मशहूर है। इस घोषणा से उसे एक ब्रांड वैल्यू मिलेगी, जिससे वहां के किसानों की आय बढ़ेगी। ये लोकल प्रोडक्ट को ग्लोबल पहचान दिलाने की कोशिश है। ओडिशा भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नई पहल कर रहा है, क्रॉनिक किडनी डिजीज रजिस्ट्री। और ऐसा करने वाला वो भारत का पहला राज्य बनेगा। इस रजिस्ट्री में किडनी की बीमारी से जूझ रहे हर मरीज का डेटा होगा। इससे सरकार को बीमारी का पैटर्न समझने, हॉटस्पॉट पहचानने और हेल्थ पॉलिसीज को बेहतर ढंग से बनाने में मदद मिलेगी। ये एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है। और पंजाब ने तो चलने का अधिकार, राइट टू वॉक ही लागू कर दिया है। ये सुनने में बहुत अनोखा लगता है। बिल्कुल। इसके तहत अब नई सड़कों के साथ फुटपाथ और साइकिल ट्रैक बनाना अनिवार्य होगा। ये एक बहुत ही प्रगतिशील कदम है। ये अर्बन प्लानिंग की सोच में एक बड़े बदलाव का संकेत है। अब विकास का मतलब सिर्फ गाड़ियों के लिए चौड़ी सड़कें बनाना नहीं है, बल्कि पैदल चलने वालों और साइकिल चलाने वालों की सुरक्षा और सुविधा भी है। ये ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट की ओर एक कदम है। सही कहा। चलिए, हमने बड़े विषयों पर गहराई से बात कर ली है। अब कुछ और महत्वपूर्ण सुर्खियों पर एक नजर डालते हैं रैपिड फायर अंदाज में। सबसे पहले किताबें। और 2026 की 3 किताबें चर्चा में हैं। अमिताभ घोष की घोस्ट आय, जो सुंदरबन और जलवायु परिवर्तन पर है, पाउला मैकलेन की स्काईलॉक और जॉर्ज सॉन्डर्स की विजिल, जो पूंजीवाद और नैतिकता जैसे विषयों को उठाती हैं। परीक्षाओं में अक्सर मैच द फॉलोइंग में ऐसे सवाल आते हैं। खेल जगत में क्या हलचल है? क्रिकेट में राजकोट में भारत न्यूजीलैंड दूसरे वनडे में न्यूजीलैंड ने भारत को 7 विकेट से हरा दिया। ओह जी, डेरिल मिशेल ने शानदार 131 रन बनाए। इसके अलावा नई दिल्ली में इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट भी शुरू हो चुका है। और दुनिया भर की कुछ खबरें। ईरान में आंतरिक विरोध प्रदर्शनों के कारण उसका एयर स्पेस अस्थायी रूप से बंद था, जिसका असर एयर इंडिया और इंडिगो की उड़ानों पर भी पड़ा। यह दिखाता है कि ग्लोबलाइज दुनिया में एक जगह की समस्या कैसे पूरी दुनिया को प्रभावित करती है। सही बात है। और अंत में 83वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स की घोषणा हो गई है। ड्रामा में बेस्ट फिल्म हैमनेट और बेस्ट एक्टर तिमोथी चालमेट को उनकी फिल्म मार्टी सुप्रीम के लिए मिला है। तो स्टार्टअप्स की नई उड़ान से लेकर जिम्मेदार राष्ट्रों के नए पैमाने और नागरिकों के चलने के अधिकार तक आज हमने कई पहलुओं को छुआ। अगर हम इन सभी खबरों को एक धागे में पिरोएं तो एक बड़ा चित्र उभरता है। चाहे वो पराली से सड़क बनाना हो, जो कचरे को संपत्ति में बदल रहा है, या पंजाब का चलने का अधिकार देना हो, जो विकास के केंद्र में इंसान को रख रहा है, या फिर देशों को सिर्फ पैसे से नहीं बल्कि नैतिकता पर आंकने वाला रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स हो, हर जगह विकास के पारंपरिक मॉडल से आगे बढ़कर एक अधिक जिम्मेदार, टिकाऊ और नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण की ओर झुकाव दिख रहा है। ये सच में सोचने वाली बात है, एक बड़ा शिफ्ट है ये। तो श्रोताओं के लिए आज का विचार यह है, क्या हम विकास की परिभाषा के एक नए दौर में प्रवेश कर रहे हैं? क्या भविष्य में किसी देश की सफलता का पैमाना उसकी जीडीपी नहीं, बल्कि उसके नागरिकों की भलाई, पर्यावरण के प्रति उसकी जिम्मेदारी और उसकी नैतिक शक्ति होगी? रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स जैसे प्रयास क्या इसी भविष्य की ओर इशारा कर रहे हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।